अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में जो वीडियो लेसन हमने भेजा था उसमें हमने बात की थी कि वीवर्स के बारे में कि कैसे हिंदुस्तान में वो काम करते थे, उनकी कितनी शोहरत थी, कितना वो छींट साजी के मुतालिक हमने बात की थी लास्ट में। आज हम उन्हीं वीवर्स के मुतालिक बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कम्युनिटीज से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने क्या कुछ किया, या फिर जो डिक्लाइन हुआ या कुछ डिक्लाइन हुआ इस इंडियन ट्रेड में, वो हम जानकारी हासिल करेंगे आज इस वीडियो लेसन में। मुझे उम्मीद है आप इसको गौर से सुनेंगे। वीवर्स जो थे, दे बिलोंग टू द कम्युनिटीज स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। ये जो कम्युनिटीज, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग थे इस वीविंग ट्रेड में, जैसे टांटी वीवर्स ऑफ बंगाल। इनको बंगाल के जो वीवर्स थे इनको टांटी कहा जाता था, टांटी का नाम दिया गया। और जो और एक दो किस्म है जैसे जुलास और मोमेन वीवर्स, ये नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक रखते थे। ये वीवर्स काम तो ये वीवर्स के करते थे जो सारे, मगर इनके अलग नाम है क्योंकि दे बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज। इसी तरह हम देखते हैं सेल एंड काइकोलॉर, देवंगस were the famous communities of this trade, belonged to this trade, these weavers, among these weavers, Sale, Kaikolor and Devaks. After that we will see the production के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे कि मोस्टली जो काम होता था that was done by the women weaver। और किस पे काम होता था? चरखा एंड टकली। ये दो नाम जो मैंने पढ़े ये इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे आपको पता है कि जब हिंदुस्तान में ये तहरीक आज़ादी की दौड़ चली, जब गांधी जी ने तहरीक स्टार्ट की तो उसने भी इस पे जोर दिया था, चरखा। वो आपको इसके बारे में पता होगा कि ये चरखा तब से है, ये बाज़ाब्ता अब भी काम कर रहा है। चरखा एंड टकली वेयर द इंस्ट्रूमेंट्स, ये दो इसके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे सामान है जिनसे ये वीवर्स इन पे काम करते थे। और जो कलर टेक्सटाइल होता था उसका काम मर्द आदमी करते थे। और जो उसका रंगसाजी होता था वो, उनको डायर तो कहेंगे ही हम, उनको डायर और रंगसाजी जिसको डायर कहते हैं। और डायर्स जो होते हैं वो डायर्स जो रंग इस पे लगाते थे, रंग इस पे चढ़ाते थे, उनको टर्मिनोलॉजी में उस वक्त रंगरेज कहा जाता था। अब भी वो टर्म चल रहा है आज के दौर में भी, रंगरेज के नाम से। अच्छा, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारा जो हिंदुस्तान में उस वक्त, चूंकि हम कॉलोनियल रूल में रहते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना था, तो हमारा भी डिक्लाइन हुआ इन इंडियन ट्रेड। इंडियन ट्रेड जो था हमारा अपना, ये वीविंग का ट्रेड जो था, इसका डिक्लाइन हुआ। कैसे? द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। आपको पता है कि कॉटन इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ ब्रिटेन में, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन it affected textile producers in India, as you know already. What happened? Cotton mills came up in India by the Britishers because of the mechanized rule and industrialization. The first cotton in India, cotton mill in India was set up as spinning mill, as in Bombay by 1854. After that, in
cities like Ahmedabad, Sholapur, Nagpur, and Kanpur. These became the famous cities of these spinning mills and cotton mills. So, dear students, in this way we see by 1900 over 84 mills were set up in India. For example, cotton mills की जो हम बात कर रहे हैं, grew it led to the demand of labor. With the result, we see in first few decades, textile industry faced many problems. बहुत सारे problems खड़ी हो गई. It found it difficult, बहुत मुश्किल हो गया weavers के लिए to compete with the cheap textile, क्योंकि सस्ता textile imported from Britain. But during World War First, a scenario changed. कोई बहुत चेंज आ गई. जैसे टेक्सटाइल इंपोर्ट्स थे फ्रॉम ब्रिटेन, इट डिक्लाइंड. ये इनका खसारा हो गया, ये कम होने लगा. इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अप टू प्रोड्यूस फॉर मिलिट्री सप्लाई. तो इनको ये बेनिफिट मिला कि मिलिट्री सप्लाई के लिए माल तैयार करे. तो इस तरह से थोड़ी बहुत राहत यहाँ हमको देखने को मिली. इन दिस वे सम वीवर्स कुछ टाइम के लिए, मगर इन दिस वे सम वीवर्स वेंट आउट ऑफ द कंट्री बिकॉज दे वर जॉबलेस. तो उन्होंने क्या किया, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट था. जस्ट टू वर्क इन प्लांटेशन जमीनी काम करने में, काश्तकारी में, जो दूर के मुल्कों में जैसे इन अफ्रीका एंड इन साउथ अमेरिका. और हम देखते हैं कि हेवी ड्यूटीज टैक्स की वर इम्पोज्ड ऑन टेक्सटाइल बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट. और इस तरह से हम देखते हैं, ये जो वीवर्स थे, बुनने वाले थे, कपड़े बुनने वाले टेक्सटाइल के, ये अनएम्प्लॉयड हो गए, इनका रोजगार छिन गया बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया. क्योंकि इंडस्ट्रीज जो ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में लगाए, एज देयर वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड. वो सबसे ज्यादा हम देखते हैं जो बंगाल का वीवर्स है, बंगाल के वीवर्स जो थे, दे वर मोस्टली हिट. इनको ज्यादा बुरा असर पड़ा क्योंकि बंगाल के जो वीवर्स थे, बंगाल का जो रेशम था, कॉटन था, बहुत अच्छा था, मुलायम था. उसका उनको पर बहुत असर पड़ा. बाय 1830 हम देखते हैं कि ब्रिटिश कॉटन फ्लडेड. ब्रिटिश का जो अपना मॉल कॉटन था, दैट फ्लडेड इन इंडियन मार्केट, यानी हिंदुस्तान के मार्केटों में वो बहुत आने लगा. तो इस तरह से नेचुरली हमारा माल थोड़ा उसमें हमारा जो मांग थी कॉटन की, वो थोड़ा कम हो गई. और इसी बीच में क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना था, स्पिनिंग जेनी इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में स्पिनिंग लगा, यानी कपड़ा बुनने का जो दूसरा है उसमें मशीन लगा, मैकेनिज्म हो गया, जिसका रिचर्ड ऑकराइट ने लगाया था, तभी इसको स्पिनिंग जेनी कहते हैं. इसमें क्या हुआ, प्रोडक्टिव इंक्रीज्ड, माल बहुत तैयार हो गया, इन इमेंस, बहुत क्वांटिटी में, तादाद भी बढ़ गया और सस्ता भी था. इससे फर्क यह हुआ कि वुमेन वर्कर्स वर जॉबलेस, कि जो बुनाई का काम करती थी औरतें, उनको थोड़ा रोजगार छिन गया. मगर साथ ही हुआ ये कि हैंडलूम का जो बुनाई थोड़ा था घर का, चाहे वो मर्द करते थे या औरतें, लेकिन वो नहीं मर गया, वो सनत वो अभी जारी रहा. somehow it was there. क्योंकि कभी कभी कोई क्लॉथ, कोई कपड़ा हम मशीन के जरिए नहीं बना सकते थे, सप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका जरूरी हाथ से बुनना
ज़रूरी पड़ता था। ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि जो इसमें हम इस लेसन में हमने देखा कि लाइफस्टाइल था वीवर्स का या इनकी ज़िंदगी का में बहुत असर हुआ, इनकी ज़िंदगी हार्ड हो गई, उनका जीना थोड़ा मुश्किल हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, in this way we see heavy decline in Indian textile industry in this lesson. Next we will talk, अगले वीडियो लेसन में हम इसी लेसन के जो आयरन फैक्ट्री वगैरह आयरन के बारे में और इस फैक्ट्री ओनर्स जो थे वो उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। आइंदा फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।